दोस्तों, आज की कहानी है बदतमीज। 14 वर्ष की आस्था ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वह अब घर में नहीं रहेगी। उसे अपने इस प्यारे से घर को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन कहाँ, कैसे, यह चिंता उसे सता रही थी। वह अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें यह दुख देना भी नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि यह सदमा मम्मी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। लेकिन अब उसके पास यह घर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब उसने सोचा कि घर छोड़ने से पहले वह अपनी मम्मी के नाम एक पत्र लिखे, ताकि वह उसके लिए कुछ गलत ना सोचे। ऐसा सोचते हुए उसने पत्र लिखा, मम्मा, मुझे माफ़ कर देना। मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ। आप यह मत सोचना कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। यह भी मत सोचना कि मैं किसी लड़के के साथ भाग रही हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मम्मा। मैं अकेली ही जा रही हूँ। एक बहुत बड़ी तकलीफ आपको दे रही हूँ। आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन आपसे वादा है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। जैसे पवित्र आपके पास थी, जा रही हूँ, वैसे ही वापस भी आ जाऊँगी। आप मेरा इंतज़ार करोगी ना मम्मा? मुझ पर विश्वास रखोगी ना मम्मा? इस पत्र को लिखकर आस्था ने अपने तकिए के नीचे रख दिया और जाने के लिए तैयार होने लगी। स्कूल बैग में ही उसने कुछ कपड़े रख लिए। ऐसा करते हुए उसका मन घबरा रहा था और घर से बाहर कदम रखने में उसके पांव कांप रहे थे। वह डर रही थी। अपनी इस बढ़ती उम्र से उसे डर लगने लगा था। कभी कभी वह सोचती, हम बड़े क्यों होते हैं? काश छोटी सी गुड़िया की तरह ही रहते। लेकिन यह सब संभव नहीं था। वह नहीं जानती थी कि छोटी सी गुड़िया भी आजकल कहाँ सुरक्षित रह पाती है। उसके कदम डर के कारण घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। वह सोच रही थी कि जब घर में ही वह सुरक्षित नहीं है तो बाहर तो हैवान ढेर सारे हैं। वह कैसे रह पाएगी? इस तरह के अनेक डरावने विचारों ने आस्था के मन और मस्तिष्क में चल रहे थे। वह स्वयं भागती हुई नजर आती और कभी किसी हैवान की गिरफ्त अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अंततः उसने वह स्वयं को पाती। ऐसे भयानक ख्यालों ने उसे डरा दिया और वह उसके निर्णय को सोचा कि नहीं नहीं, इस तरह अपनी इज्जत को जोखिम में डालकर वह कभी नहीं जाएगी। परंतु वह असमंजस में थी कि क्या करे और अपनी इस उलझन को कैसे सुलझाए। तभी उसे उसकी नानी उमा जी की याद आई, जो गांव में रहती थी। आस्था को अब अपनी नानी से ही उम्मीद थी। उसने सोचा वह नानी को अपना राजदार बना लेगी, उन्हें सब कुछ बता देगी। फिर नानी से कहकर कहीं किसी भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी करेगी। मम्मी को दुख भी नहीं होगा और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं विचारों में खोई आस्था अपने घर से स्कूल पहुंच गई। उसे इस तरह उदास देखकर उसकी सहेली ज्योत्सना ने उससे पूछा, आस्था, तुझे क्या हो गया है? आजकल तू कितनी उदास रहती है। कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। आस्था उसके इस प्रश्न का भला क्या जवाब देती। बात को काटते हुए उसने कहा, ज्योत्सना, तुझे तो पता है मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। बस कभी कभी उनकी याद आ जाती है। आस्था अपने मन की वह बातें किसी को भी कहाँ बता सकती थी। वह अकेली ही इस खतरे से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी। इस छोटी सी उम्र में दर्द का इतना बड़ा बवंडर अपने दिमाग में लिए आस्था स्कूल से घर के लिए निकली। रास्ते में एसटीडी बूथ पर रुककर उसने अपनी नानी को फोन लगाया। फोन उठाकर उसकी नानी उमा जी ने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो नानी, मैं आस्था। अरे क्या बात है बिटिया,
बाहर से फोन करने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? नानी, मुझे अकेले में सिर्फ आपसे कुछ बात करनी है जो किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उमा जी ने चिंतित स्वर में पूछा। आस्था बेटा, ऐसी तो क्या बात है जो तुम इस तरह घर से बाहर आकर मुझे फोन कर रही हो? तुम परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? नानी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। नहीं रहना चाहती? आस्था, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम घर में क्यों नहीं रहना चाहती? बेटा, कोई परेशानी है? क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। नानी, मैं आपको भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा? कौन मुझे पढ़ाएगा? मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? पैसे कौन देगा? इन सब बातों से पर सोचकर मैं आपको बता रही हूँ। आपके अलावा मेरे लिए यह सब कौन कर सकता है? आखिर हुआ क्या है? आस्था, स्पष्ट शब्दों में बताओ। नानी, मेरे असली पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। आप भी जानती हैं कि वे अच्छे इंसान नहीं थे। शराब पीकर वे मम्मा को कितना मारते थे। उनके बालों को ऐसे खींचते थे जैसे रस्सी पकड़कर उन्हें खींचते थे। मम्मा रोती थी, परंतु उन्हें दया नहीं आती थी। वे मम्मा को कभी हाथ से भी, कभी लात से, कभी कभार तो कमर के बेल्ट से भी मारते थे। नानी, वह इतने बुरे क्यों थे? काश वह मेरी ही तरह मम्मी को भी प्यार करते और शराब नहीं पीते तो कितना अच्छा होता। नानी, वह मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी पप्पी लेते थे तो मुझे उनका वह प्यारा सा स्पर्श बहुत अच्छा लगता था। उनके स्पर्श में पिता का प्यार होता था और मुझे संरक्षण भी मिलता था। मुझे आज भी उनकी सब बातें याद है। फिर वह जहरीली शराब क्यों पीते थे और पीकर मर गए? आस्था को बीच में टोकते हुए उमा ने पूछा। आस्था बेटा, यह सब तो मुझे पता है। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बात क्या है? सीधे वह बताओ कि तुम्हारे मन में घर छोड़ने का ख्याल क्यों आया? अपनी नानी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आस्था ने फिर कहा। नानी, फिर आपने मेरी मम्मी की दूसरी शादी कर दी श्यामनाथ के साथ और मुझे नए पापा मिल गए। तब मैं बहुत खुश थी। लेकिन नानी, वह अच्छे पापा नहीं। बचपन में मुझे कुछ नहीं समझ था, किंतु अब मुझे उनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता। यह क्या कह रही है आस्था? हाँ नानी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे उनसे डर लगता है। बचपन वाले स्पर्श में और आज के स्पर्श में बहुत अंतर आ गया है। नानी, ऐसा क्यों होता है? नानी, हम बड़े क्यों होते हैं? मैं तो उन्हें असली पापा जितना ही प्यार करती थी, लेकिन वह मुझे असली पापा की तरह प्यार नहीं करते। उनके स्पर्श से मुझे घुटन होती है, गंदा लगता है। आस्था के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसकी नानी सन्न रह गई और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह सब बताते समय आस्था की आवाज में समाये दर्द, उसकी पीड़ा और सच्चाई को उसकी नानी महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अब मैं क्या करूं? किसी को बता भी नहीं सकती। फोन के उस तरफ सन्नाटा था। उमा जी के पास कोई शब्द ही नहीं थे कि वह क्या बोले। उस कड़वे सच को पचा पाना आसान नहीं था। उसका सामना करना और उसका हल निकालना दोनों ही जटिल समस्याएं थी। उमा जी को इस समय डर लग रहा था कि मानो भीषण अग्नि की लपटों के बीच उनकी नतनी फंस गई है और उसे सही सलामत निकालना उनकी जिम्मेदारी है। यह सब एक अग्नि परीक्षा ही थी। यह सब बातें पल भर में ही उमा जी के दिलो दिमाग में विचरण करने लगी।
उन्होंने भी कमर कस ली कि वह साम दाम दंड भेद सब लगा देगी और आस्था को बचा लेगी। तभी आस्था ने उमा जी से पूछा, नानी आप मुझे बचा लेंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब मैं तेरी ढाल बन चुकी हूँ। तू डर मत और घर जा, अपना ख्याल रखना। ठीक है नानी। आस्था अपनी नानी को यह सब बताकर हल्का महसूस कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी नानी इस विकट समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगी। ऐसा सोचते हुए आस्था ने जाने से अपने पहले फिर कहा, नानी प्लीज आप यह बात मम्मा को बिल्कुल मत बताना। मम्मी को तो पापा बहुत प्यार करते हैं और वह उनके साथ खुश भी बहुत रहती हैं। उन्हें ऐसे खुश देखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें हमेशा उदास देखा है। मैं जानती हूँ कि नानी इतनी मार खाकर भी वह केवल मेरे लिए ही तो जिंदा रही। अभी मैं छोटी हूँ, खुद को बचा नहीं पाऊंगी। इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से लाऊंगी? लेकिन बड़ी होकर जब वापस से लौटूंगी तब तक अपनी रक्षा करना स्वयं सीख जाऊंगी। नानी किसी भी तरह यह सब मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह उसे छोड़ देगा और एक बार फिर से अकेली हो जाएंगी। हाँ हाँ आस्था, मैं किसी से नहीं कहूँगी, तुम्हारी मम्मी से भी नहीं, और हाँ तुम भी किसी से मत कहना। मैं कुछ करती हूँ, सोचती हुई तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूंगी। वही एकमात्र रास्ता सूझ रहा है। वह मन में सोच रही थी, हे भगवान, तू यह कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है? बताऊं तो वह गलत होगा, ना बताऊं तो अंजाम और भी ज्यादा गलत होगा। आस्था ने कहा, नानी आप हॉस्टल में मेरा दाखिला करवा दें। उमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें दामाद पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रही थी कि कितना बेकार और बदतमीज इंसान है श्यामनाथ। अरे आस्था तो उसकी बेटी जैसी है, पर उसकी नीयत में खोट आ गई तो सब कुछ भूलकर मतिभ्रष्ट हो गया है। यदि आस्था वही रहेगी तो अनर्थ हो सकता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आस्था ने कहा, नानी मैं अभी रखती हूँ फोन। बाद में वह स्टडी बूथ से बाहर निकल गई। तभी उसे अचानक श्यामनाथ दिखाई दिया। श्यामनाथ के साथ पीछे की सीट पर एक महिला उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए बैठी थी। उसके इतने नजदीक चिपक कर बैठी महिला को देखकर आस्था की नजर और पैनी हो गई। उन्हें इस तरह देखकर वह हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई पति के साथ में बैठकर जा रही हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु प्रत्यक्ष को साबूत की आवश्यकता नहीं होती। वह समझ गई थी कि उसके पापा तो इस तरह से मम्मी को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इतना तो कोई भरोसा ही नहीं है। इनका प्यार तो केवल छल मात्र ही लग रहा है। ऐसा सोचते हुए वह वहां से निकलकर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।